Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all our viewers on Skill, welcome to yet another interesting session on our page. As you all know that today we have a very special guest on our page, and the topic that we have selected is also related not only for teachers but to a number of professionals right now. Not only professionals, it actually has a relation with all the normal human being. It's all about normal human being, the way they think, the way they behave. Today's topic is basically selected because during the scenario, during the pandemic, everybody is going through really hard times. So today we have Sir Mehtab Hamid, who is a life coach, a motivational speaker. We have him on board. Let's welcome him. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम फातिमा। Sir, I cannot hear you. Could you please check your mic? जी वालेकुम सलाम फातिमा, आर यू लिसनिंग मी? Yes, now I can hear you loud and clear. Somebody from the audience, if they could tell me that are we audible, so that we can start with our session. Pretty fast, sorry. So today we have sir. Uh, right. So let's start with our session. So, Sir Mehtab, there is no introduction needed for you. Mashallah, say everybody knows you. You are a star on YouTube channel. You are a star on Facebook. There are a number of followers, including us. We also have been following your videos, and माशाल्लाह हर वीडियो एक नई किस्म की होती है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको सुनने में। हम लोग का आज का सेशन जो है वो बेसिकली जैसा कि टॉपिक है हमारा डियर स्ट्रेस लेट्स ब्रेकअप। हम लोग आज स्ट्रेस के बारे में वैसे तो बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे बचपन से हर बच्चे का एक ये ख्वाब होता है, जैसे मेरा ये ख्वाब था कि मैं बड़े होकर अकाउंटेंट बनूँ। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन अकाउंटेंट, लेकिन ज़िंदगी ने वो मौका नहीं दिया और हम एक टीचर ट्रेनर बन गए, हम एजुकेशन फील्ड में चले गए, टीचर ट्रेनर बन गए। तो क्या आप हमेशा से ये सोचते थे बचपन से कि मैं बड़ा होकर मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा या इस तरह का काम करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और आपने तारीफ में काफ़ी ज़्यादा कुछ कह दिया। इतना कुछ मैं नहीं हूँ, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को चूज़ कर लेते हैं किसी भी काम के लिए। तो जो सवाल आपने यहाँ पे पूछा कि बचपन से क्या मैंने ऐसा सोचा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बचपन से एक ख्वाब था कि कुछ करना है, माइंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी। मैं दिमाग से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीखता था, पढ़ता था। और फिर टीचिंग में अल्लाह ताला ले आए। मैंने बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई थी और मेरी गवर्नमेंट की जॉब हुई, बट मैंने जॉइन नहीं किया। मेरे माइंड में हमेशा से ये रहा कि मैंने अपना कुछ काम करना है, और जो मेरे माइंड के अंदर एक जस्तजू है, मैंने उस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और वो तभी आप कर सकते हैं कि जब आप अपने किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी में मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया, एक अपना स्कूल रन करना शुरू किया, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि माइंड से रिलेटेड चीज़ों का मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरे वालिद साहब ने काफ़ी 80 से भी पहले की एक किताब थी उर्दू में जो हिप्नोटाइजेशन से रिलेटेड थी। तो मैंने वो किताब पढ़ी, तो उससे ये चीज़ और ज़्यादा क्लिक हो गई। तो मेरे माइंड में होता था कि मैंने माइंड से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उसी शो की बिना पर, अपने उसी सीक्वेंस को अगर मैं देखूँ, तो मैंने उसको टैली करते हुए आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, वो बिल्कुल मेरे बचपन का वो जो क्रेज़ था, क्यूरोसिटी थी, वो थी। और उस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यानी कि आप जो बचपन से बनना चाहते थे वो आपने एक्चुअली अचीव किया जो। जी फातिमा, बिल्कुल ऐसे है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बार-बार सोचते हैं, तो हमारे माइंड से ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी निकलती है। और अगर कंटिन्यूअसली हम किसी एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन रखते हैं, फ़ोकस रखते हैं, कोई भी फ़ील्ड है, तो अल्टीमेटली हम उस फ़ील्ड तक, उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं। अब इसमें कोई भी फ़ील्ड हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर साथ ही वो अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, जिसकी वज़ह से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और वो अपनी उस मंज़िल तक नहीं पहुँच सकते।
तो एक कंटिन्यूअसली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ आप जब किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, आप उसी फील्ड से रिलेटेड, उसी काम से रिलेटेड अपनी फील्ड में आगे जाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह से आप खुशनसीब निकले कि आप इस तरह बिल्कुल फ़ोकस रहे और आपको ज़िंदगी ने ऐसे मौके भी दिए कि आप अपनी मंज़िल तक बढ़ते चले गए। लेकिन जैसा कि मैंने अपना एग्ज़ाम्पल दिया, आई वांटेड टू बिकम एन अकाउंटेंट, मुझे नहीं मौका मिल पाया करने का। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी ऑडियंस में भी और आस-पास देखें बहुत जो अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। जिसकी वजह से आजकल एक बड़ा-सा एक ये वर्ड बहुत नॉर्मल हो चुका है, जिसकी मुझे लगता है मानी पीछे बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको आप भी इस फील्ड से रिलेटेड है, हमने भी साइकोलॉजी मास्टर्स लेवल पे पढ़ी हुई है। तो ये जो स्ट्रेस नाम की एक ये चीज़ है, एक स्ट्रेस नाम की जो बीमारी है, ये आजकल ये लफ्ज़ बच्चे-बच्चे के मुँह पे है और बड़ों के भी है, जिनमें मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ और इस तरह। आपको आपके हिसाब से इनिशियल स्टेजेस क्या होती हैं कि वाक़ई में जब ये क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आप देखें ये वाक़ई में एक बड़ी बीमारी है, बीइंग इन डिप्रेशन या बीइंग स्ट्रेस्ड आउट। आप क्या समझते हैं कि इनिशियल स्टेजेस या इनिशियल साइंस क्या होते हैं समबडी इज गोइंग दैट वे? अच्छा देखिए, अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है। और आपका एक मिड पॉइंट होता है, आप उस पॉइंट तक अगर रहते हैं तो वहाँ तक तो स्ट्रेस ठीक है। पर जब आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव होना शुरू होता है। तो पहले तो आपने ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि आप इस स्ट्रेस के किस लेवल पर मौजूद हैं। अगर कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ है उसके 2 पहलू होते हैं, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव। स्ट्रेस का एक पॉजिटिव पहलू है, फिर एक पॉइंट आता है जब आप नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और नेगेटिव स्ट्रेस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपकी फिजियोलॉजी, आपके थॉट पैटर्न्स, आपकी एक-एक चीज़ उससे मुतासिर हो रही होती है। तो अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका स्ट्रेस सिस्टम नेगेटिव फ्लो की तरफ है, तो डेफिनिटली आपने उसका इलाज करना है और वो आपके लिए डेंजरस होगा। और अगर आपने उस पे काम ना किया, तो अल्टीमेटली वो बेसिकली आपको नुकसान देगा। तो ये सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने स्ट्रेस को फाइनलाइज़ करना है कि आपका स्ट्रेस पॉज़िटिव है या नेगेटिव। अच्छा, पॉज़िटिव स्ट्रेस क्या है? से अगर देखें, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जब उनके ऊपर एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है तो वो पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम के पास बिल्कुल जब पास आ जाते हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं। अगर वो स्ट्रेस ना हो, वो अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो वो पढ़े ही ना। ठीक है? तो अकाउंटेबिलिटी, पॉज़िटिव स्ट्रेस हमारी लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। अब जैसे देखें कि अल्लाह ताला ने दिन में 5 वक़्त नमाज़ का हुक्म दिया है। अब नमाज़ बेसिकली ये हमें पॉज़िटिव स्ट्रेस देता है। ये हमारे ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी है, इसका हमने जवाब देना है। अगर हमने जवाब ही ना देना होता, तो हम इसकी तरफ ना जाते। तो पहले तो आइडेंटिफ़ाई करना है कि आप स्ट्रेस के कौन से लेवल पर इस वक़्त मौजूद हैं। अगर आपका स्ट्रेस का लेवल नेगेटिव है, तो आपने उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। अब नेगेटिव स्ट्रेस को आइडेंटिफ़ाई करने के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। मैंने जैसे कहा कि उससे आपकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी, उससे आपका माइंडसेट डिस्टर्ब होगा, आपके थॉट पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएँगे, आपको अजीब ख़्यालात आएँगे। फिर इसके फिज़िकल भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि आपकी तबीयत के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने फाइनल करनी है, फिर इसके बाद हम इसके इलाज की तरफ आएँगे। सही। जैसे कि ये मैंने फर्स्ट टाइम सुनी कि पॉजिटिव स्ट्रेस भी होती है। इट इज़ समथिंग रियली न्यू टू मी, क्योंकि अगर वाक़ई में जैसे आपने बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्पल दिया है कि नमाज़ अगर निकल रही हो और हम परेशान हो रहे हैं कि नमाज़ पढ़नी है, वक़्त पे पढ़नी है। फातिमा, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। सॉरी। आई गेस नेट नेट हुआ है। यस, हाँ जी, कंटिन्यू। मैं यही आपसे कह रही थी कि ये फर्स्ट टाइम मैंने पॉजिटिव स्ट्रेस का एक कॉन्सेप्ट सुना है, ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा और वाक़ई में हम लोग इस तरह नहीं सोचते, हम हमेशा सोचते थे कि स्ट्रेस जो है वो आपको हमेशा बुराई एक नेगेटिव फॉर्म में होती है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अब हम लाइक आई एम अ मैरिड वूमन, मैं काम भी करती हूँ, मैं बच्चे भी देखती हूँ, बाहर की काम भी है मुझे। बहुत सारी ऐसी जगह होता है जहाँ हमको झुकना पड़ता है, हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपने आप को, अपनी हेल्थ की वजह से। कभी-कभी हमारा कोई चीज़ खाना पकाने का दिल नहीं करता, फिर भी ज़बरदस्ती पकाना पड़ता है। आई फील कि वुमेन वर्सेस मेन मूड स्विंग्स हमें ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में। तो
क्या हम अपने आप को उस साइड पे धकेल रहे हैं? क्या हम अपने लिए कुछ बुरा कर रहे हैं इस तरह सैक्रिफाइस करके या कॉम्प्रोमाइज करके? डू यू थिंक लाइक वुमेन हु आर वर्किंग, हु आर लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, इन लॉज का भी प्रेशर है, फिर आपको अपनी पढ़ाई का भी प्रेशर है आपको, क्योंकि आई एट टाइम्स मैंने अभी अगर आप 2-3 साल पहले देखें तो मैं पढ़ भी रही थी, मैं पढ़ा भी रही थी, मैं अपना घर भी देख रही थी और मैं इन लॉज में भी रह रही थी। सो इट वाज लाइक आई वाज सराउंडेड विद सो मच स्टफ। तो अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी उस टाइम या किसी चीज़ के लिए कुर्बानी दे रही थी, तो क्या मैं अपने आप को इस बीमारी की तरफ ले जा रही थी? अच्छा देखिए फ़ातिमा, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपका विज़न क्या है, आपका मिशन क्या है। बाज़ औक़ात हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है बिकॉज़ हमारी वैल्यूज़ अलाइन होती हैं, हमारा मिशन, हमारा विज़न अलाइन होता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपकी वैल्यूज़ लाइक कि मेरी वैल्यूज़ जहाँ पे डिफ़ाइन है, अगर वहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़े तो डेफ़िनिटली मैं दिखाऊँगा। बट एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे मेरी वैल्यूज़, मेरा मिशन, मेरा विज़न अलाइन नहीं है, तो डेफ़िनेटली मैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाऊँगा। वहाँ पे अगर मुझे कोई कहेगा तो अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाऊँगा तो वो मेरे लिए स्ट्रेस का बायस बनेगा, वो एंग्ज़ायटी की तरफ मुझे ले जाएगा, वो मेरी माइंड स्टेट को एग्रेसिव कर देगा और एग्रेसिव माइंड स्टेट से डेफ़िनेटली मेरा थॉट पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपका विज़न और मिशन क्या है। अगर आपका मिशन और विज़न जो है वो बहुत बड़ा है, बिगर पिक्चर में है, तो फिर छोटे-मोटे मामलात आप उन पे कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। लाइक कि मैं अगर रोड पे जा रहा हूँ और एक दफ़ा मैं एक ट्रेनिंग के लिए जा रहा था और मैं लेट हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस थी, ट्रैफ़िक स्टक थी और इतने में एक रिक्शे वाला आया और उसने मेरी गाड़ी की एक साइड पूरी जो है वो साथ से घसीटता हुआ आगे गया। अच्छा, अब वहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थी। मैंने भी जाके ट्रेनिंग भी करवानी थी और दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं उतर के उसके साथ बातचीत करता, अपनी एग्रेसिवनेस दिखाता कि भई तुमने क्या किया? तो उसने मुझे यूँ साइड पे रोका तो मैंने उससे कहा इट्स ओके, आप जा सकते हो। अब क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि इस वक़्त जो मेरा मिशन है, वो बड़ा है। मैंने भी जाके ट्रेनिंग देनी है। अगर मैंने अपने माइंड को अभी एग्रेसिव स्टेट की तरफ ले गया, तो मेरी आगे की ट्रेनिंग सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये पर्सन टू पर्सन, सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है आपका मिशन क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन-सा काम करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज़ें आपकी अलाइनमेंट नहीं होती, आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं होती और लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, जो बाद में एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का बायस बनता है। तो इसमें सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करनी है अपनी चीज़ें। लाइक कि आज अभी आपके सेशन से पहले मैं अपने कज़न के घर था, उसने कहा कि मुझे कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला बता दें कि मैं अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दूँ। मेरे बहुत से दोस्त मुझे कॉल करते हैं और मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता बट मैं उनको इनकार भी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि क्लैरिटी इज़ पावर। आप क्लैरिटी लाएँ, नो कहना सीखें। जब आपके पास नो की पावर होगी तो डेफ़िनेटली आप उनको नो कहेंगे, उनको 1 दफ़ा बुरा लगेगा, 2 दफ़ा लगेगा बट उनको क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा क्लैरिटी के साथ चाहता है। तो आपकी लाइफ़ से ऑटोमैटिकली झूठ का फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा, आपकी बॉडी पॉज़िटिव हो जाएगी, आप प्योर हो जाएंगे। तो ये डिफाइन करना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप देखें कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसके लिए डेफ़िनेटली हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, उसके लिए हम फ्लेक्सिबिलिटी मोड में जाते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी मोड में ना जाएँ तो वो भी हमारे लिए नेगेटिव स्ट्रेस का बायस बन सकता है। अच्छा सर, ये तो सही है। आई शेयर एन एग्जांपल विद यू। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जो मेरे लिए बड़ा मुझे अजीब लगा। हम लोग कुछ साल पहले पेरेंट टीचर मीटिंग में थे, तो एक क्लास 6 की पेरेंट हमारे पास आई और उन्होंने उन्होंने ये अपनी बात को करी बिकॉज शी वाज एक्चुअली न्यू थी स्कूल के अंदर। तो उनकी मदर ने ये बोला कि मेरी बच्ची को मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है और वो डिप्रेशन में है। तो इट रियली क्लिक मी। आई सेड क्लास 6 की बच्ची डिप्रेशन में है, क्या ऐसा हो सकता है? जैसे आप अभी आपने बताया कि हम लोग को अपना विजन क्लियर रखना है, हमको बताना है किस चीज़ को येस करना है, किस चीज़ को नो करना है। जो इस स्टेज के बच्चे हैं, एक एग्जांपल भी मैं आपको, अगर आप न्यूज़ तो देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते या घर में इतना स्टडीज़ को लेके प्रेशर होता है कि वो स्पिरिचुअल थॉट्स आते हैं, उनको सुसाइड कर देते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हम देखते हैं टीवी पे कि जी वो उन्होंने मरने की कोशिश की या वाक़ई में मर भी गए। इस स्टेज के बच्चे, क्या ये इस स्टेज के बच्चों को किस तरह बचाएँ हम? अब क्लास 6 की बच्ची वो, उसकी मदर कहती है ये डिप्रेशन में है, तो क्या वो वाक़ई में डिप्रेशन में है या ये एक हम इग्नाइट कर रहे हैं, हम बच्चों को खुद बता रहे हैं कि बेटा ये एक रास्ता है, आप परेशान हैं तो आप डिप्रेशन में हैं।
अच्छा फातिमा देखें यहाँ पे डिप्रेशन का वर्ड पहले ना सिलेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी डिक्शनरी बड़ी खराब होती है, हम वर्ड्स की सिलेक्शन बगैर जाने में कर लेते हैं। अब जैसे आपने जो सिनेरियो रखा, 6th क्लास की बच्ची है, मैथ की वजह से वो प्रॉब्लम में है, अगर मैं उसके पेरेंट्स की जगह होता तो मैं उसको एक चैलेंजिंग सिचुएशन फील करवाता, मैं उस बच्चे के लिए उसको चैलेंज रखता। एक तो जब आप डिप्रेशन के वर्ड को यूज करेंगे तो पहले नंबर पे तो आपने अपनी माइंड स्टेट को डाउन कर दिया, सेकेंडली आपने बच्चे को भी नेगेटिव एनर्जीज दे दी। तो डिप्रेशन का वर्ड हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वर्ड जो है ना, इनका हमारी फिजियोलॉजी पे, हमारी थिंकिंग पैटर्न पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। लाइक मैं अपनी लाइफ में फेलियर का वर्ड यूज नहीं करता। मैं कहता हूँ कि कोई भी इवेंट है उसमें एक आउटकम है, उस आउटकम से आपको लर्निंग होती है। अच्छा, नेगेटिव लर्निंग भी आपको सिखाने के लिए होती है, बिकॉज जब तक आप किसी चीज में एक्सपेरिमेंट नहीं करते आप चीजों को सीखते नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सिर्फ आप अगर उनके वर्ड्स को रीफ्रेम कर दें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लाइक मेरे पास कोचिंग में केस आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि एक मेरी क्लाइंट थी, उसने कहा कि सर मुझे सोशल एंजाइटी है। मैंने कहा आपको किसने कह दिया आपको सोशल एंजाइटी है? तो शी सेड कि सर मैं 3 साल से सोशल एंजाइटी में हूँ। मैंने अगेन उससे पूछा कि आपको किसने कहा? तो शी सेड सर मुझे लगता है। मैंने क्वेश्चन पूछा क्यों लगता है, व्हाई? तो वो एकदम से खामोश हो गई और एकदम से मैंने उसको रिफ्रेम किया तो उसने कहा कि सर मैंने अपने 3 साल जाया कर दिए सिर्फ ये समझ के कि मुझे सोशल एंजाइटी है। तो बहुत सी जगह पे हम डिप्रेशन की स्टेट में होते ही नहीं है, हमारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स को फॉल साइड पे ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम मेंटल स्टेट्स को खराब कर देते हैं। तो पेरेंटिंग यहाँ पे बहुत मैटर करती है। अगर पेरेंट्स वर्ड्स की सिलेक्शन, बिकॉज हम सोशल मीडिया से लेफ्ट राइट एनवायरनमेंट में से बहुत से ऐसे वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं जिनका हमारे सिनेरियो से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो पहले तो ये देखें कि उनका जो मैटर था, क्या वाकई ही वो स्ट्रेस की कोई कंडीशन थी, वो एंजाइटी की कोई कंडीशन थी, या जस्ट उनका रॉन्ग कह लें कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड था जिसकी वजह से उनकी बच्ची जो है वो प्रेशर में थी। ठीक है, तो बच्ची को चैलेंजिंग फेस पे लेके आए। पेरेंट्स स्टडी को, वहाँ पे सुसाइड की बात आपने जैसे भी की कि बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड भी इसी वजह से होता है कि आप कोई भी वर्ड रॉन्ग सिलेक्ट करते हैं और उसका रॉन्ग मीनिंग अपने इनर वर्ल्ड में, अपने इनर माइंड में बनाते हैं और उसकी वजह से वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जबकि रियलिटी में वैसा नहीं होता। तो ऐसे केसेस में मैं टीम को भी, स्टाफ को भी, स्कूल टीचर्स को भी एक चीज सिखाता हूँ कि उनकी सिचुएशन को चैलेंज करें, बिकॉज उनकी सिचुएशन को कोई चैलेंज नहीं करता। जैसे मैंने उसको कहा कि आपको किसने कहा कि आपको सोशल एंजाइटी है, मैंने रिपीट ये क्वेश्चन किया, थर्ड टाइम वो सोचने पे मजबूर हो गई। देन उसने कहा कि सर ये मैंने उससे अज्यूम किया। अब अज्यूम कहाँ से किया? उसने अपनी किसी फ्रेंड से सुना होगा कि सोशल एंजाइटी भी कुछ चीज होती है। देन फिर उसने सोशल एंजाइटी पे डेप्थ पे जाके देखा कि सोशल एंजाइटी होती क्या है, और फिर मुझे उसने बताया कि सर वाकई मैं 3 साल से एक रॉन्ग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थी, मुझे सोशल एंजाइटी नहीं थी। ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्शन नहीं लेती, एग्जीक्यूट नहीं करती चीजों को। तो मैंने कहा कि अगर आप एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो फिर तो आप इस सिनेरियो से निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने केस मेरे सामने रखा, इसमें भी सिर्फ ये है कि वर्ड की सिलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, और इसके ये वर्ड की सिलेक्शन बिल्कुल इसका मतलब तो ये है ना, क्योंकि बच्ची का तो इसमें कोई कसूर ना हुआ, इसके पेरेंट्स का कसूर हुआ जो कि एक गलत सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कर रहे थे। और मुझे लगता है कि ना चाहते हुए भी वो बच्ची को उस तरफ धकेल रहे थे। जैसे कि अब आपने ये एक ये क्या, आजकल अगर हम देखते हैं पेंडेमिक में जिस तरह सर, आपकी आवाज रुकी थी फातिमा, मैं सुन नहीं पाया कि आपने क्या कहा। यस, मैं ये कह रही थी कि आजकल जैसे हम सब क्वारंटाइन है, एक पेंडेमिक एक सिचुएशन है, कोरोना वायरस के सिम्टम्स टीवी पे देख देख के, नेट पे पढ़ पढ़ के, मुझे लगता है जिसको नॉर्मल फ्लू या खांसी या नजला भी है वो भी बेचारे को, उसको ऐसा लगता है कि उसको भी हो गया है।
आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन हमको किस तरफ ले जा रही है? साइकोलॉजिकली हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो गए ये सब इतना कुछ सुन के? जो न्यूज चैनल है वो इसके बारे में बात करे, सिम्टम्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से पहले लोगों को नजला खांसी बुखार नहीं होता था, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा सुन के और पढ़ के लोग ज्यादा जो है वो साइको टाइप हो गए हैं। यानी कि मैंने बहुत सारे इतना लोगों को देखा कि वो अपनों से ही ऐसा दूर भाग रहे होते हैं उनके खांसने से, उनके चीखने से। तो हम क्या कुछ अलग सिम्टम में नहीं जा रहे? अच्छा देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड मैं यूज करूंगा, एक है खौफ, एक है खतरा। खौफ और खतरे में बहुत फर्क है। अच्छा, खौफ जो है ये साइकोलॉजिकल माइंड स्टेट है, जबकि खतरा रियलिटी में होता है। लेट्स सपोज कि मैं जंगल में हूं तो शेर के आने का खतरा है, तो मुझे एहतियाती तदबीर करनी होगी। लाइक एक कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, इस चीज का खतरा है, हमने एहतियाती तदबीर को अपनाना है। हमने जो प्रिकॉशंस हैं मेजरमेंट में उनको अपनाना है। अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हमें खतरा है कि हम उस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अब क्या है कि सोशल मीडिया और कुछ कह लें कि न्यूज़ ने एक खौफ बर्पा कर दी है लोगों के माइंड सेट पे, जिसकी वजह से हमारा माइंड खौफ की स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा सा भी वो सिम्टम्स से रिलेटेड कोई चीज़ नज़र आती है तो हम एकदम से ये अज्यूम करते हैं कि शायद कोरोना ना हो, जो कि एक वीक स्टेट है, जो आपकी बॉडी को एक वीक मैसेज देती है। तो आप आइडेंटिफाई करने के खौफ और खतरे में क्या फ़र्क है। आप अगर खतरे को मद्देनजर रखेंगे और खौफ को छोड़ देंगे तो यकीनन आप बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। जिंदगी के अंदर जो खतरा है ना उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। लाइक जब मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और मैं खतरे से बालातर हो जाऊँ, मैं को नहीं, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, किसी किस्म का खतरा नहीं है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। ड्राइव करते हुए खतरा होता है कि अगर मैंने लापरवाही की तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। जितने भी सिग्नल्स लॉज है उनको फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि खतरा है एक्सीडेंट ना हो जाए। बट बहुत से लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, तो जो फोबिया केस हमारे पास आते हैं वो बेसिकली माइंड की स्टेटमेंट है जो खौफ की वजह से होती है। सो पैराडेमिक के अंदर भी बहुत से लोग खौफ में मुब्तला हो गए। लेकिन आपको मैं एक और चीज बताऊं जो गुड न्यूज है, पाकिस्तान में बहुत से लोग खौफ में मुब्तला नहीं होते, जबकि बाहर अगर हम देखें यूरोप में तो वहाँ के लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा खौफ में मुब्तला है और वहाँ पे डेथ रेशो भी ज्यादा इसी वजह से थी। जबकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कोई वायरस है। तो खतरे की हद तक लें, आप मानने से जब इनकार करेंगे तो आप डेंजर जोन में चले जाएंगे। खतरे को मद्देनजर रखें, उसके मुताबिक आप बिहेव करें, लेकिन खौफ से मैं यही कहूंगा बचें, क्योंकि खौफ इंसान का अजली दुश्मन है और ये इंसान की प्रोग्रेस को, इसकी हेल्थ को, इसके माइंडसेट को हर डायमेंशन में अफेक्ट करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान में तो लोग अब तक इतने महीने गुजर गए उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, वी हैव सम कमेंट्स फ्रॉम द ऑडियंस। मैं नहीं चाहती कि मुझसे स्किप हो जाए, इसलिए मैं अभी ये शुरू कर रही हूँ। आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस, देन वी कैन कंटिन्यू द सेशन। शहर मानो शबीर कहती हैं, कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन योर स्ट्रेस रिजल्ट्स इन मेकिंग एरर्स एट वर्क? हाउ कैन यू इंश्योर दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन योर पर्सनल लाइफ डोंट अफेक्ट योर वर्क परफॉर्मेंस? अच्छा देखें कि जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस माइंड की वो कंडीशन है जिसमें आप नॉर्मल बिहेव नहीं करते, आपकी परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है। ठीक है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो जैसे ही जिसको पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, खौफ होता है, उसके ऊपर स्ट्रेस होता है, वो स्टेज पे आता है तो कांपना शुरू कर देता है। वो अगर उस स्टेट पे काबू पा ले तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाती है, और अगर वो काबू ना पाए तो वो कभी भी लोगों के सामने बोल नहीं सकता। तो काम के अंदर जो स्ट्रेस है वो एरर बिल्कुल लाता है अगर आपका स्ट्रेस नेगेटिव है और आपको आइडेंटिफाई हो गया तो आप देखें कि अगर आपका काम अफेक्ट हो रहा है, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे नॉर्मल रूटीन में, लाइक फातिमा अगर नॉर्मल रूटीन में जो काम कर रही हैं वो नहीं कर पा रही, तो इट मीन के इनके माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनकी फिजियोलॉजी, इनके एक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में फिर आपने उस ओरिजिन को फाइंड करना है कि ये स्ट्रेस किस वजह से है, ये कौन सा ऐसा इवेंट है जो आपकी माइंड स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा है, बिकॉज उससे आपकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी। तो इसको ट्रेस करना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपके काम को अफेक्ट करेगा, आप ठीक से काम नहीं कर सकेंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी 100% श्योर है कि अफेक्ट होगी।
एज कम्पेयर जब आप नॉर्मल माइंड स्टेट में हैं या पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ हैं, बिकॉज स्ट्रेस जरूरी है लाइफ में। स्ट्रेस के बगैर हम काम ही ना करें, हम कंफर्ट जोन से बाहर ही ना निकलें। अगर लोगों को इंश्योर हो जाए कि उनके पास खाने की भी चीजें हैं, सब कुछ है, उनके पैसे खत्म नहीं होंगे, तो कोई भी इंसान जो है वो जॉब पे ना जाए। तो ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस है ना, ये हमारी मोटिवेशन के लिए जरूरी है। ये हमारे इनर मोटिवेशन को एक्टिव करता है, जो हमारा इनर मोटिवेशन का सीकिंग सिस्टम है। लेकिन जब ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये होता है कि हमारा काम नॉर्मल नहीं रहता और काम अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। Right. One more question uh, from Sheher Bano, the same lady who actually shared this. She says, most of the times I feel stressed while taking some tough decisions. How to deal with that? अच्छा, पहले तो इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील स्ट्रेस्ड। अच्छा, ये स्ट्रेस्ड फील करती हैं। अब इन्होंने अपनी स्ट्रेस की डेफिनेशन को थोड़ा सा बेहतर करना है। बहुत सी जगह पे डिसीजन लेते हुए जो स्ट्रेस होता है वो पॉजिटिव होता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? लैक ऑफ क्लैरिटी। हमें क्लैरिटी नहीं होती, हमारे पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं, तो हम कंफ्यूजन माइंड स्टेट में होते हैं। वो स्ट्रेस नहीं होता, वो बेसिकली कंफ्यूजन माइंड स्टेट होती है। आपके सामने 2-3 ऑप्शंस आ जाएं और आप उनको प्रायोरिटाइज भी कर रहे हैं, बट आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि आपने इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, कौन से वे को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली लैक ऑफ क्लैरिटी इस स्ट्रेस की वजह है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग आपकी वीक हो जाती है। तो क्लैरिटी इज पावर। और जितना ज्यादा जब मैसेज क्लियर होता है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर क्लियर मैसेज दे दिया कि ए बंदे, को तू हद से तजावज करेगा ना तो तेरे लिए दोजख है, ठीक है, लेकिन अगर तू नेकोकारों में रहेगा, मेरे अता किए हुए माल में से खर्च करेगा, गरीबों की मदद करेगा, तो बेशक तेरे लिए जन्नत की बिशारत है। क्लैरिटी, मैसेज के अंदर क्लैरिटी है। तो जब आप डिसीजन करने लगते हैं, अगर क्लैरिटी है, तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो चैलेंज बन जाएगा और आप डिसीजन इजीली ले लेंगे। तो डिसीजन वीक तब आपका होता है, आप नहीं ले पाते जब आपको क्लैरिटी नहीं होती, आपका माइंड कंफ्यूजन स्टेट में होता है। इनके लिए यही है कि ये क्लैरिटी के ऊपर काम करें, इनके इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व होगी। Say, one more question. Children can face severe stress issues. Once, my daughter, who is brilliant at math, was punished by her maths teacher in grade 5 for a few lessons. She faced severe stress. After that, she started losing interest in going to school, and since she is an introvert, she penned her thoughts and that incident down in her notebook. Lack of empathy from teachers can cause stress to students. जैसे कि अभी हमने बात की, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेडिशियल थॉट्स की तरफ चले जाते हैं। मुझे लगता है माँ बाप का इसमें रोल होता है। इंट्रोवर्ट इनकी बेटी थी जिन्होंने एक्चुअली, उसने तो पेन डाउन कर दिया, लेकिन मेरे पास ऐसे इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स थे जो शायद पेन डाउन भी नहीं करते, किसी से एक्चुअली शेयर ही नहीं करते। तो उनको किस तरह मोटिवेट करें? देखिए जी कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। सबसे पहला काम पेरेंट्स का है कि बच्चों को इतना स्ट्रांग बना दें। हमारा हमारा अलमिया ये है कि हमने स्टडी को इतना ज़्यादा एम्फसिस कर दिया है कि बच्चे के लिए वो स्ट्रेसफुल बन जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी क्लास में प्रॉब्लम हो तो वो इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है, उसकी माइंड स्टेट डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों को स्ट्रांग करें। लाइक के मैं समीना के घर था, अरफा करीम की जो वालदा हैं, और कर्नल साहब भी बैठे हुए थे साथ। तो कहते हैं कि एक दफ़ा मेरा बेटा फेल हो गया और आया घर रो रहा, और बड़ी घर में जनाब जी सिचुएशन ख़राब। तो मैंने मिठाई के टोकरे मंगवाए, पूरे मोहल्ले के अंदर बांटे। मैंने कहा जी मेरा बेटा फेल हो गया है, और मैंने पैसे दिए। मैंने कहा जो कराची से घूम के और रिश्तेदारों के घर से। अब ना उन्होंने अपने बच्चे को स्ट्रांग किया है, उस फीलिंग को कॉप अप किया। हम जब कोई बच्चा डाउन होता है तो हम उसको फेलियर और ऐसे लेबल लगाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा और ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। बच्चा इंट्रोवर्ट हम बनाते हैं, नेचुरली आपके अंदर दोनों सलाहियतें हैं। अगर आप उनको सही माहौल दें, पेरेंट्स इस चीज को एनालाइज करें। पेरेंट्स का इसमें बहुत ज्यादा, इट्स अ ट्रायंगल। एक साइड पे आपके पेरेंट्स हैं, एक साइड पे टीचर है, एक साइड पे स्टूडेंट है। टीचर अगर मिस हो रहा है तो अफेक्ट होगा, पेरेंट्स भी अगर मिस हो रहे हैं तो अफेक्ट होगा। तो पेरेंट्स की यहाँ पे ये है कि पेरेंट्स बच्चों को स्ट्रांग करें। बेटा अगर फेल हो गए तो ये फेलियर नहीं होगा, आप इसमें से देखें आपने सीखा क्या है, आउटकम क्या है। लाइक मुझे याद है कि मैं जब 7th क्लास में था और मेरे मैथ के टीचर थे, इंस्टेंटली सवाल पूछते थे और बोर्ड पे उन्होंने कुछ लिखा, पूछा, मैं नहीं बता पाया, तो मुझे एकदम से उन्होंने स्लैप किया। अच्छा, वो मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट था कि मैंने सोचा कि आज मुझे मार पड़ी है तो मैंने इससे सीखा क्या। तो मैंने इससे सीखा कि मैंने नेक्स्ट टाइम अटेंटिव रहना है।
ठीक है। अब मेरे पास एक ऑप्शन ये थी कि मैं कहता इन्होंने मुझे क्यों मारा, मैं तो बिल्कुल सही जवाब दिया करता था हमेशा, बट मुझे वहां से मैंने ये लर्निंग तो बच्चों के सामने लेके आए आउटकम, कोई भी इवेंट है आउटकम, उसको प्रेशराइज ना करें और बच्चे को तैयार करें कि क्लास में अगर ऐसा कोई भी इवेंट अगर हो जाता है आप इतने स्ट्रांग हो कि आप सीना तान के कहें कि ठीक है ये आउटकम है और इस आउटकम से मैंने ये सीखा, क्योंकि इंसान जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता, जब तक वो गिरता नहीं है, देखिए ना छोटा बच्चा जब ट्रोलिंग करता है वो गिरता है, उसका जो चलने का मन है वो कितनी दफा गिरता है, माँ को सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है बच्चे से, बट उसके बावजूद माँ के सामने बच्चा गिर रहा होता है, अगर वो गिरे ना तो वो चलना ना सीखे। तो ये जो आउटकम का प्रोसेस है ना, इसमें से आपकी लर्निंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये कॉन्सेप्ट रखें अपने बच्चों के लिए, बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें कि भाई अगर स्टडी में कुछ ऐसा हो जाता है आपने घबराना नहीं है, ये आपके लिए आउटकम है, आप देखें इससे क्या सीखा, अपने आप को प्रिपेयर करें। तो यही कहूंगा कि अपने आप को प्रिपेयर करें, बच्चों को प्रिपेयर करें, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। कितनी ये जबरदस्त बात आपने की, बेहतरीन बात। मुझे लगता है कि 80% हमारे जो पेरेंट्स है ना, उनको सबको जबरदस्ती पकड़ के आपके पास लाना चाहिए और आपको उनका एक सेशन लेना चाहिए। मैं आई टेल यू, आई हैवंट सीन सच पेरेंट्स टिल नाउ। वो खुद चाहे फेलियर्स क्यों ना हो, लेकिन उनको अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में 90% या A+ ग्रेड चाहिए, और वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा इस बात पे करते हैं, दो दो ट्यूशन भी भेजने, चाहे वो खुद कैसे भी हो पढ़ाई में। लेकिन ये बात आपने इतनी अच्छी की है, और वाकई में हमको ये अडैप्ट करनी चाहिए अपने बच्चों को, क्या गलती हो सकती है, वी आर ह्यूमंस, गिर के ही आदमी खड़ा होना सीखता है। तो इस बात पे तो हमको पेरेंट्स को ना जबरदस्ती एक फाइन लगा के, मैं तो कहती हूँ ये वाले सेशंस आपसे दिलवाने चाहिए कि वो ये जाने, ये सीखें कि बच्चों से हो सकती है गलतियां, बच्चे फेल हो सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बच्चा पैदाइश से जो है वो फर्स्ट पोजीशन नहीं कर सकता, आहिस्ता आहिस्ता एक चीज में वो परफेक्ट हो सकता है। जैनब मोहम्मद यहाँ पे हमसे कुछ पूछ रही हैं, जस्ट वांटेड टू आस्क, देयर आर सम पीपल हु आर यूज्ड टू स्ट्रेस, people around them feel that they are stressed but they themselves don't, people around them feel they are stressed but they themselves don't, यानी उनको खुद को पता नहीं होता कि वो स्ट्रेस्ड आउट है, और मुझे लगता है कि ये मेरे साथ भी होता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अच्छा देखिए, इसमें 2 किस्म के लेबल हैं। दूसरे लोग ना आपके ऊपर 2 किस्म के लेबल लगाते हैं। एक तो वो आपके पास्ट इवेंट पे लेबल लगाते हैं, एक वो प्रेडिक्शन पे लेबल लगाते हैं। वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आप स्ट्रेसफुल हैं। तो इसमें बेसिकली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पे चल रहे हैं ना, तो फिर लोगों का लेबल आपको अफेक्ट नहीं करेगा। लोगों का लेबल उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी सेल्फ आइडेंटिटी वीक होती है। मैं रिपीट करूंगा, जिनकी सेल्फ आइडेंटिटी वीक होती है। अगर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी स्ट्रांग है, ठीक है, लाइक के मैं जब कोई भी काम करता हूँ और अगर मेरे ऊपर कोई लेबल लगाता है तो उसका मेरी पर्सनैलिटी पे कोई असर नहीं आता, बिकॉज मैं सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर मेरा फोकस है, क्लैरिटी है कि मैं क्या हूँ, मेरा मिशन क्या है। तो सेल्फ आइडेंटिटी पे फोकस रखें। जब सेल्फ आइडेंटिटी पे फोकस रखेंगे तो कोई कहेगा भी आपको तो उसका असर नहीं होगा। असर तब भी आता है जब हम लेबल पे जिंदगी गुजारते हैं, और लेबल पे जिंदगी गुजारने वाला इंसान जो वो वीक होता है, क्योंकि उसकी क्लैरिटी नहीं होती सेल्फ आइडेंटिटी की। तो इकबाल ने जो कहा था, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तो जिंदगी का सुराग अपने मन में डूबना, इसकी अगर डेप्थ में जाए, न्यूरो साइंस में जाए, लेटेस्ट एरा में जाए, तो वो यही है कि आपने अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करना है। और यू आर, आपका इनर सेल्फ क्या चाह रहा है, आपका आउटर सेल्फ उसके मुताबिक एक्शन उठा रहा है या नहीं उठा रहा। अलाइनमेंट, जब अलाइनमेंट होती है फिर आप क्लियर होते हैं, फिर आपको इन किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती। अच्छा सर, अगर मैं आपसे खुद पूछूँ, आप माशाल्लाह अब इस स्टेज पर हैं, आपको भी जिंदगी में कोई इंसिडेंस ऐसा छोटा सा हमारे साथ शेयर करें जहाँ पे आपको फेलियर मिला हो, कि आपको ऐसा हो कि आपको लगे कि अब सब तरफ से दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर अब आपने यू कोप्ड अप विद दैट सिचुएशन और आप बाहर निकले सिचुएशन से। क्या ऐसा कोई इंसिडेंस गुजरा जो आप कोट करते हैं अपने अपने सेशंस में अपने स्टूडेंट्स को, कि मेरे साथ भी ये वाकया हुआ था और मैं इस तरह बाहर आया था? बहुत सारे वाक़ये हैं फातिमा, बहुत सारे वाक़या हैं, बहुत से फेलियर्स भी आए। मैं छोटी-सी लाइक मैं काउंसलिंग के सेशन में बता रहा था कि मेरी एफएससी के अंदर प्री इंजीनियरिंग थी और मेरी केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में सप्ली आ गई, और मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे बहुत पुराने, वो टीवी में होते थे, हम उनके घर जाया करते थे। तो वहाँ बैठे हुए तो मेरे वालिद साहब ने उनसे शेयर किया किस तरह से इसकी सप्ली आ गई है और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे से पढ़ाऊँगा, इसने देखें क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
सप्ली आ गई तो ये तो पास्ट हो गया। तो उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि मेहताब आपने इससे क्या सीखा? तो मैंने ये सीखा जी कि टाइम पे पढ़ना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि उनके उन फ़िक्रों ने मेरे परसेप्शन को चेंज किया। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की और मैंने उसके बाद फिर बीएससी की सिलेक्शन की और मैंने सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो फेलियर इंसान को बनाने के लिए आते हैं। मैं दोबारा कहूँगा फेलियर की जगह आप आउटकम यूज़ करें, बिकॉज़ आउटकम है, कोई भी चीज़ है जब तक आप उस प्रोसेस से गुज़रते नहीं हैं। एक बच्चा है, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और वो हमेशा लाइफ़ में पास होता आ रहा है, हर लाइफ़ में कामयाब होता आ रहा है। और अब उसका माइंड पैटर्न ऐसा बन गया कि लाइफ़ में कभी भी उसे एक ऐसा आउटकम जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है नहीं मिलेगा, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो एंग्ज़ायटी में चला जाएगा। तो ये जो आउटकम चैलेंजिंग सिचुएशन है, आपके फेल होने की सिचुएशन है, ये बेसिकली आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लाइक हम लोग फेलियर के लिए आउटकम के वर्ड को जब रिप्लेस करते हैं तो हम किसी भी क्लाइंट से जब बात करते हैं, किसी भी सेल्स के प्रोसेस में बात करते हैं, तो जो सेल्समैन होता है उसको सिखाया जाता है कि 10 दरवाजे आप खटकाओगे ना, 10 के 10 दरवाजों से आपको नो का जवाब मिलेगा। तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो उसके लिए नो फिर आम सा वर्ड होता है। मिशन उसको होता है कि मैंने सेल करनी है। तो इट्स नेचुरल, जैसे मैंने बताया कि बच्चा गिरे बगैर नहीं सीख सकता, आप भी फेल हुए बगैर नहीं सीख सकते। लाइक मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया, बड़े फेलियर्स आए, बट मैंने यूट्यूब की ट्रेनिंग में सीखा था कि ये एक्सपेरिमेंटल फेज है, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करें, और मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, लाइव सेशंस में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इवन ट्रेनिंग्स में एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट किए बगैर मैं बैठे रहेंगे तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। सो डू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट आप अपने कंटिन्यूअस रखें, उसमें रुकें नहीं। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया है और आज का हमारा जो टॉपिक भी स्ट्रेस से रिलेटेड है। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी अवाम का कुछ मसला ये है कि इफ़ वी हैव कुछ इस तरह का इंसिडेंट्स हो जाता है टीवी पे, या बहुत कोई चीज़ ज़्यादा एयर हो जाती है टीवी पे, तो वो खुद पे हावी कर लिया जाता है एंड वी स्टार्ट टेकिंग इट पर्सनली। तो पेरेंट्स का आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही थी, नेट की वजह से आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया था। कैन यू हियर मी नाउ? ये आई के ओके। तो मैं ये कह रही थी कि हम पाकिस्तानी अवाम जो है बड़ी मासूम हम अवाम हैं। अगर टीवी पे इस तरह का कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो हम बहुत सेंटी हो जाते हैं। कोई इस तरह का कोई स्ट्रेसफुल सी कोई सिचुएशन इंसिडेंस आ जाता है तो बच्चे से लेकर बड़े तक हम बहुत सेंटी हो जाते हैं। पेरेंट्स को इस टाइम पे क्या रोल अदा करना चाहिए कि बच्चे जो है वो इतना ज्यादा उसमें देखें, एक हद तक देखें, एक बात थी, एक सिचुएशन थी, लेकिन उसको खुद पर हावी करना है, बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाना उस बात के ऊपर। पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इसमें टू कंट्रोल ऑल दिस? देखें जी, इसमें सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ऐसा तब होता है जब इंसान इमोशनली वीक होता है, जब इंसान मेंटली वीक होता है। आउटर साइड की वर्ल्ड का सोशल मीडिया है, आपका टेलीविजन का मीडिया, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पे तब होता है जब आप खुद मेंटली वीक होते हैं। और मेंटली वीक तब होते हैं जब आपकी सेल्फ आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती। पेरेंट्स को मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको कहा था कि पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों को एक्सपोजर दें, बच्चों को जितना ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में से गुजारेंगे वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो माइंड के मसल हैं जैसे आपकी बॉडी के मसल होते हैं, तो माइंड के मसल विदाउट एक्सपेरिमेंट, विदाउट टेकिंग रिस्क बन नहीं सकते। तो यहाँ पे यही कहूँगा कि ये जो आपने इमोशनल बात की, ये वीकनेस की निशानी होती है। अच्छा, इसमें भी एम्पैथी का भी लेवल होता है, वो कुछ और होता है। एम्पैथी में है कि कोई अगर परेशानी में है, कोई मुश्किल में है, तो मैं उसके शू में जाके सोचूं, उसके दर्द को महसूस करूं, ठीक है ना, वो एक और लेवल है। बट जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होता है, ये बेसिकली हमारे माइंड को रिप्रोग्राम कर रहा होता है, हमारे ब्रेन को वॉश कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम अपनी वैल्यूज को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि अपने घर की कुछ वैल्यूज बना दें, कुछ असूल बना दें, उन पे कंटिन्यूसली काम करें, बच्चों को उन पे प्रिपेयर करें। जितना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे बच्चों को वैल्यूज़ के ऊपर, अपने नॉर्म्स के ऊपर, जो हमारे कल्चर की हैं, बच्चे आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो इस सिचुएशन से आप ऑटोमेटिकली जो है वो सेफ रहेंगे। अच्छा सर, मरियम यहाँ पे हमसे सवाल कर रही हैं, डू यू बिलीव दैट स्ट्रेस कम्स टू वीक पीपल?
I mean, who are emotionally or physically stressed out? डेफिनेटली देखें कि वीक पीपल स्ट्रेस का असर जल्दी लेते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश हो रही है और आपके पास छतरी कमज़ोर सी है और वो तूफ़ान का मुकाबला नहीं कर पाती। बिल्कुल इंसानों की भी सिचुएशन ऐसी है। आप जब मेंटली वीक होते हैं, आप आउटर वर्ल्ड का प्रेशर लेते हैं, ठीक है? जिसकी वज़ह से आप स्ट्रेस की कंडीशन में जाते हैं, आप पॉज़िटिव से न्यूट्रल होते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक के एक पर्सन है और उसके सामने कोई इवेंट अकर हुआ और वो बिल्कुल नॉर्मल है। सेम उसी ऑफ़िस में एक और पर्सन है और वो उस इवेंट को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया। इवेंट सेम है, एक पर्सन के लिए वो नॉर्मल है, एक पर्सन के लिए वो नॉर्मल नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। अब जिस पर्सन के लिए नॉर्मल है, डेफ़िनेटली वो स्ट्रॉन्ग है। जिस पर्सन के लिए नॉर्मल नहीं है, उसके लिए पहली बात तो ये होगी कि वो फर्स्ट टाइम या तो उस फेज़ से गुज़र रहा होगा। लाइक मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गया उनको। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं वाक़ई स्ट्रेस में चला गया बिकॉज़ मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे सही। मरीज़ों को देखा, कैसे एंट्री करवानी है, कैसे इमरजेंसी में लेके जाना है, ठीक है ना? तो मेरे कज़न की कॉल आई तो मेरी आँखों में आँसू थे, व्हाई? बिकॉज़ मैं फर्स्ट टाइम उस सिचुएशन से गुज़र रहा था। मेरे माइंड के मसल उसके लिए तैयार नहीं थे। फिर 2 से 3 दफ़ा जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे कभी भी किसी को इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा, तो मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब मेरी वर्किंग नॉर्मल थी, अब वो मेरे लिए नॉर्मल था बिकॉज़ मैं उस फ़ेज़ से गुज़र चुका था। तो ये इसमें जो इन्होंने बात की, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ से गुज़रते हैं, तो आप वीक होते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं। जैसे कोई भी काम जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं, आप स्ट्रेस में, एक प्रेशर में होते हैं। बट आप एक काम जब बार-बार करते हैं, फिर आपके लिए वो नॉर्मल होता है। सही। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक बुलेट्स में बताइएगा या कुछ चंद अलार्मिंग साइन हमारे लिए क्या है, अगर आपके हिसाब से जैसे आपने कहा वीक जो मेंटली वीक हैं वो उनके लिए वो स्ट्रेसफुल हैं, या आपने ऐसा बताया कि कोई इंसिडेंस पहली दफा होता है तो उसमें ज्यादा वो लोग उनमें, आई वांट टू नो द वार्निंग साइंस, कब एक बंदे को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है या किसी के लिए किसी के पास काउंसलिंग पे जाने की जरूरत है? क्या ऐसे साइंस हैं ह्यूमन ह्यूमन में, बिहेवियर हो गए या कुछ और हो गए, मेंटली भी हो गए, ऑर्गन्स भी बाज दफा अफेक्ट होते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है, बाज दफा के लोग इतनी ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं हार्ट अटैक हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। आपको क्या लगता है वो अलार्मिंग साइंस क्या हैं जब एक मरीज को जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास, और वाकई में इसको एज अ बीमारी, एज अ एज अ डिजीज कंसिडर करना चाहिए टू टेक मेडिकेशन? अच्छा देखें, यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपके साथ कभी एक दफ़ा हुई है, आप फर्स्ट टाइम किसी एक्सपीरियंस से गुज़रे हैं और डेफ़िनेटली वहाँ पे तो आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप फर्स्ट टाइम गुज़रे हैं, सेकंड टाइम पे अगर वो नॉर्मल हो जाती है या थर्ड टाइम पे तो फिर तो ठीक है। बट एक चीज़ आप रूटीन में कर रहे हैं और रूटीन में करने के बावजूद आप स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, यानी कि 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते तक वही सिचुएशन आप पे तारी है, तो फिर आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कंसल्टेशन वहाँ पे आती है जबकि आपका नॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता। लाइक के आप किसी भी एक काम को बार-बार कर रहे हैं बट उसके बावजूद आप स्ट्रेस में हैं, इट मीन कि अब आप नॉर्मल नहीं हैं। फर्स्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि एक दफ़ा मेरे साथ सिचुएशन हुई, सेकंड टाइम उसकी इंटेंसिटी कम होगी, थर्ड टाइम बिल्कुल कम होगी, फोर्थ टाइम नॉर्मल होगी। फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नेचर है, आप आपकी बॉडी की, आपके माइंड की अलाइनमेंट ऐसी है। बट अगर बार-बार करने के बावजूद भी सिचुएशन सेम है, तो इट मीन कि कुछ रिफ्रेमिंग की ज़रूरत है, कुछ परसेप्शन चेंजिंग की ज़रूरत है, फिर आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर कंसल्ट नहीं करेंगे तो वो आपकी हैबिट में, आपके बिहेवियर्स में रिफ्लेक्ट होंगी, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, आपके इर्द-गिर्द के लोग आपकी वजह से मुतासिर होंगे और आपके सर्कल में जितने लोग हैं, उन पे उसका इफ़ेक्ट आएगा। ओके। मैं आगे बढ़ने से पहले ज़ैना मोहम्मद का क्वेश्चन लेने चाहूंगी। उन्होंने एक्चुअली कमेंट्स में काफी दफा ये पूछा, मुझसे मिस हो गया। इज इट अ मिथ व्हेन दे से दैट जीनियसेस आर मेस्ड अप ऑलवेज? देखें, ये भी परसेप्शन की बात है। हम इसे नहीं, मिथ ऐसा कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, ठीक है ना? यूजुअली ऐसा कहा जाता है ना कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं या जी बड़ी जहानत रखते हैं, वो मेस्ड अप होते हैं, इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो क्या किस हद तक की बात सच है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हो भी सकता है, नहीं भी। मैं इसको इसलिए ये कह रहा हूँ
कि जितनी भी आपकी रिसर्चेज होती हैं ना वो बोगस होती हैं। बोगस इस लिहाज से होती हैं कि ह्यूमन आर इमोशनल मशीन। एक रिसर्च जो यूरोप की साइड पे हुई उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में नहीं हो सकती, बिकॉज पाकिस्तान के लोगों की नेचर और है, इनकी साइकोलॉजी और है, ये टफ लाइफ गुजार रहे हैं, इनका माइंडसेट और है। लाइक मेरी आज कजन से बात हो रही थी और माइंड से रिलेटेड बात थी, तो मैंने कहा कि मुसलमानों को एक कह लें कि फेवर हासिल है कि ईमान की ताकत इनके पास बचपन से होती है, जिसकी वजह से ये मेंटली स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर नॉन मुस्लिम। ठीक है, बिकॉज हम लोग बचपन से एक चीज के ऊपर काम करते आ रहे हैं, हमारे जीन्स के अंदर है। तो ये जो इन्होंने बात की, ये इसलिए वेरी करेगी जियोग्राफिकली, एरिया टू एरिया, बट ये कंफर्म नहीं है। बहुत सी रिसर्चेस जो है ना वो 100% कंफर्म नहीं होती, एक एरिया पे एप्लीकेबल होती है, दूसरे एरिया पे वो नहीं हो सकती। बिकॉज मैंने बहुत सी किताबों में रिसर्चेस पढ़ी, फिर मैंने उन पे जब उनकी डेप्थ में गया तो मुझे ये चीज़ मिली, और फिर बहुत से बड़े जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने भी लिखा कि बहुत सी रिसर्चेस बोगस होती हैं, बिकॉज वो फैक्ट्स किसी खास मखसूस एरिया के लिए होते हैं। और जैसे टाइम टू टाइम आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, लाइक पैराडाइमिक के बाद दुनिया कुछ और हो, बहुत से लोग जो ऑनलाइन नहीं आना चाहते थे, बहुत से बिजनेसेस जिनका ट्रेडिशनल सिस्टम था वो चेंज हो गया है। तो अब वो जो रिसर्च ट्रेडिशनल के लिए थी वो अब एप्लीकेबल नहीं। इनका जो सवाल है ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको मैं किसी एक कहने के कटेरे में बंद नहीं कर सकता कि मैं कह दूं यस, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, पर्सन टू पर्सन। सही। अच्छा सर, एक आजकल बड़ा एक ट्रेंड चल पड़ा है सोशल मीडिया के बहुत सारे अकाउंट्स पे, अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी मैंने ऐसा देखा कि अभी सुशांत सिंह की राजपूत की जो डेथ हुई है, सुसाइड उन्होंने की है, इसके बाद इन्होंने इसको इतना सीरियसली ले लिया कि अपने वॉल्स पे एक पोस्ट लगा देते हैं कि जिसको भी अपने दिल की बात शेयर करनी है, कोई स्ट्रेस्ड आउट है तो आई एम हेयर टू लिसन, आई एम हेयर टू सजेस्ट, गिव सजेशंस। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड क्या सही है? क्या हर कोई काउंसिल कर सकता है? क्या हर कोई आपको मोटिवेट, हर एक की जबान से निकले हुए अल्फाज आपको मोटिवेट कर सकते हैं? फातिमा, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। यस, नाउ आई कैन हियर यू। मुझे आप दोबारा से बताएं कि आपने क्या कहा। जी, मैं ये पूछ रही थी कि सुशांत सिंह की सुसाइड के बाद सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, हर कोई अपनी वॉल पे ये लिख रहा है कि आई एम देयर फॉर यू, सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, और जिसको भी बात करनी है, दिल की बात है या कोई प्रॉब्लम है, आके मुझसे शेयर करें। तो आपको लगता है कि ये सही है? बिकॉज क्या हर कोई काउंसलिंग करने की सलाहियत रखता है? क्या हर कोई मोटिवेट कर सकता है? फातिमा, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि काउंसलिंग जो है वो डेप्थ का काम है। जब तक आप माइंड के मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, आपने इस हुनर को सीखा नहीं है, तो आप बातों से किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप बातों से किसी की काउंसलिंग नहीं कर सकते। हाँ, इसमें रिलेशन डिपेंड करता है। समटाइम आपके दोस्त आपके इतने करीब होते हैं कि आपका उनसे डिस्कशन करना आपके दिल को हल्का कर देता है, वो स्पेसिफिक केस है, बट हर एक के साथ आप ओपन नहीं हो सकते। तो काउंसलिंग में, कोचिंग में कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम अपने कोचिंग को, ट्रेनिंग को ओपन अप करते हैं, हम उसके माइंड को रीड करते हैं, उसके पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, उसके लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। तो ये कुछ के अंदर नेचुरल सलाहियत होती है, बट नेचुरल सलाहियत होने के साथ साथ जब तक आप अपनी स्किल को पॉलिश नहीं करते, फ्रेमवर्क्स को नहीं सीखते, तो डेफिनेटली ये काम इतना आसान नहीं है कि आपने ह्यूमन नेचर को चेंज करना। हर कोई नहीं कर सकता, बट आपको पता है कि जब ट्रेंड होता है फेसबुक के ऊपर तो कोई भी कुछ भी कह देता है, तो इसलिए ऑथेंटिसिटी नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये खतरनाक नहीं, डेंजरस भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट। बिल्कुल खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है कि आप देखें कि अपनी नाअहली की वजह से आपको आपको मेडिकल का कुछ पता नहीं है और आपने किसी को टैबलेट जो है वो असाइन कर दी। लाइक के मेरे स्टाफ में कभी किसी को प्रॉब्लम होती है और वो कहते हैं कि मैंने अपने स्कूल में अलाउ नहीं किया हुआ कि कोई भी किसी को बाहर से टैबलेट ला के देगा, बिकॉज मैं डॉक्टर की उसके बावजूद राय के बगैर किसी को भी टैबलेट के लिए नहीं कहता। बिकॉज देखें, जो एक्सपर्ट होते हैं ना वही आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। सो हायर एन एक्सपर्ट की फिलॉसफी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
एक्सपर्ट के बगैर आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें अगर लॉस हुआ तो आपको होगा और मे बी आप डाइवर्ट हो जाए। इसलिए बेहतर है कि आप एक्सपर्ट से राय लें, एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करें। हर एक के साथ कंसल्ट करना जो है वो ठीक नहीं है, डेंजरस है। सही, बिकॉज देयर आर सो मेनी पेजेस ऑन फेसबुक जहाँ पे वो जो है फीमेल जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रही होती हैं कि जी हस्बैंड से ऐसा झगड़ा हो गया, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की शेयर कर रही होती हैं। एंड व्हेन यू ओपन द कमेंट्स, जो आप कमेंट्स पढ़ते हैं कि छोड़ दो और कोई जरूरत नहीं है ऐसे इंसान के साथ रहने की, और ये और बच्चे भी ले लो, और इट्स रियली अनोइंग कि ना आप जानते हैं उस बंदे को, एक रैंडम किसी ने बंदे को जिसको आप शायद सिर्फ नाम से पहचानते हैं, उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी और आप उसको इतनी बड़ी बात को आप सजेस्ट करते हैं कि छोड़ दो भाई, कोई बात नहीं, बच्चे भी ले जाओ। और इस तरह आपको नहीं, इसका कोई ऐसा नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस इस तरह के हम लोग बाज़ दफ़ा गलत डिसीजन भी ले लेते हैं इस तरह सुन के ना, जो कच्चे कान के होते हैं जो वेरी देखिए, बिल्कुल आपने फ़ातिमा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहूँगा। लाइक कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमें सजेस्ट करें कि हम कौन-सी फ़ील्ड को सिलेक्ट करें। मैं सजेशन नहीं देता बिकॉज़ हमारे उस्ताद ने सिखाया है सजेशन नहीं देनी। बिकॉज़ सजेशन मेरे माइंड और मेरी बॉडी के मुताबिक है। अब क्या पता फ़ातिमा का माइंड और बॉडी कैसा है? मैं सजेशन नहीं कर सकता। मैं क्योंकि जब सजेशन दूँगा वो मेरे अपने राय अपनी ज़ात के मुताबिक होगी। लाइक मेरे पास एक कोची का केस था और इसी तरह डिवोर्स का केस था। उसने मेरे से कोचिंग लेना शुरू की और यकीन माने मुझे सुन के हैरानगी हुई कि एक किसी साइकोलॉजिस्ट की वजह से, उसकी एडवाइस की वजह से क्लाइंट ने मेरे से कहा कि सर आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कि मैं सजेशन नहीं देता। तो मैंने अपने कोचिंग मॉडल को डेटा निकाला और उसका सॉल्यूशन उसके अपने माइंड के अंदर गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने किसी की एडवाइस पे अपना घर खराब कर दिया। तो देखें जो सजेशन है आप हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें किसी को सजेशन इस तरह नहीं करनी चाहिए। कोचिंग के और काउंसलिंग के प्रॉपर फ्रेमवर्क हैं जिस बहुत सी ज़िंदगियाँ जो हैं वो तबाह हो सकती हैं, लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ जाती हैं। सही, कुछ सिम्टम्स यहाँ से और ऑडियंस फातिमा वालों को नोट। आपका आई गेस के इंटरनेट फिर थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया है। कैन यू हियर मी नाउ? So I used to have a sleeping shoulder the doctor to stress. ज़ैनब का जो क्वेश्चन है, अच्छा तो डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस से रिलेट किया आपके पेन को। तो ठीक है, डॉक्टर से फर्दर आप कंसल्ट करें कि वो आपको क्या कहता है, मेडिसिन पे लाता है या आपका सेशन कहता है किसी के साथ अरेंज करें। ये डॉक्टर भी आपको सजेस्ट कर सकता है कि उसने अगर आपको के इस प्रॉब्लम को स्ट्रेस के साथ रिलेट किया है तो। Paralysis, I still have minor attacks sometimes, which is stress, physical और mentally। देखिए जहाँ पे आपका स्लीप का प्रॉब्लम आ जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेंटली प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है। सही, फॉर एग्जांपल तो अब जैसे उन्होंने डेफिनेटली आप अपनी किसी के साथ कंसल्ट करें अपने प्रॉब्लम्स को उसके अच्छा, इनके पास तो इतने थे वसाइल कि ये डॉक्टर के पास चली गई। अगर मैं आपसे पूछूं, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी अवाम इज स्ट्रेस्ड आउट, किसी के पास कमाने की प्रॉब्लम है, किसी की औलाद का प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, उसके पास नहीं है इतने पैसे कि वो जाके काउंसलिंग काउंसलर्स को पैसे दे, या अगर इतनी मेंटल स्टेट ऐसी मेंटल स्टेट में है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। घर बैठे आम आदमी, गरीब आदमी को आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो किस तरह इस इस सिचुएशन से निकल सकता है? उसके पास पैसे नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, वो क्या करे? देखिए जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है और तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना अता करूँगा। तो जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, माली प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे बेहतरीन हल अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बता दिया है और तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और अता करूँगा। तो ग्रैटिट्यूड, शुक्र को अपनी लाइफ में लाएँ, आपके 50% प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएँगे। सेकंड अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम लोगों के पास जितनी भी खुशी आती है ना वो मेरी वजह से है, यानी कि खुशियाँ अल्लाह ताला की वजह से हैं, लेकिन जो गम आते हैं ये आपकी अपनी वजह से है।
अब ये हमारे अपनी कह लें कि हमारी हैबिट्स हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम एक तो शुक्र बजा नहीं लाते। जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम उनका शुक्र नहीं करते और हम आगे से आगे की तलाश में होते हैं। जस्तजू का अमल बिल्कुल ठीक है, बट जो आपके पास है आप उसको एन्जॉय करें। जो आपके पास है, जो वक़्त है, जो रिसोर्सेज़ हैं, आप उनको इस्तेमाल में लाएँ और अल्लाह ताला का शुक्र बजा करें। हसद जब बहुत आप करते हैं शुक्र को लोग। अपनी जब आप शुक्र को अपनी लाइफ में ले आते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी माइंड स्टेट रिलैक्स होती है। फिर नमाज़ में कनेक्टिविटी बनाएँ अल्लाह ताला के साथ। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको फिर ये इन चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वर्ल्ड की है। जितना ज़्यादा सही। मटेरियलिस्टिक अप्रोच हमारी लाइफ में इन हुई, ये प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गए। यानी कि आज से आप 100 साल पीछे चले जाएँ, जब मटेरियलिस्टिक तरक्की इतनी ज़्यादा नहीं थी, चीज़ें कम थी, लोग खुशहाल ज़्यादा थे, ठीक है? बिल्कुल। आज के दौर में चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से चीज़ों से प्यार अल्लाह ताला कहते हैं कि, "ऐ बंदे मैंने तुझे जो अता किया है, इसको मेरी राह में खर्च कर।" अब जब आप अपने माल में से खर्च करते हैं, तो आपके अंदर एक फीलिंग्स आती हैं, ठीक है? वो माल से मोहब्बत कम हो जाता है, लस्ट आपकी कम होना शुरू होती है, तो अल्टीमेटली आपका माइंडसेट चेंज होता है, जिससे आपकी फिज़ियोलॉजी चेंज होती है। तो ये तो सिंपल सा हल है, अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर बता दिया है, इबादत का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए है कि आप उससे अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं, अपने दिल के बोझ को हल्का करते हैं और जब मामला आपके हाथ में नहीं रहता, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होते, उसको आप अल्लाह ताला पे फेंक दें, अल्लाह ताला से मदद तलब करें, अल्लाह ताला को शरीक करें अपने मामलात में और फिर देखें कि आपकी फिज़ियोलॉजी, आपका माइंडसेट कैसे चेंज होता है। सही। मरियम हमसे सवाल करिए। हमारा एक्चुअली 1 आवर का सेशन माशाल्लाह कैसे गुजरा अभी तक पता नहीं चला, इतनी अच्छी हमने बातें करी। मरियम यहाँ पे पूछ रही है, मैं चाहूंगी जो लास्ट हमारे फ्यू ऑडियंस में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप जरूर उसका जवाब दें। राइट नाउ द प्रोमिनेंट स्ट्रेस इज कोविड and people are facing multiple stress issues due to it. Any better suggestions to deal with it? अच्छा जी, देखिए सबसे पहली सिचुएशन जहाँ पे मैं जो डिस्कस करूँगा, इन्होंने कहा कि स्ट्रेस जो है वो कोविड है। अच्छा, कोविड की वजह से आपको खतरा है, आप एहतियात करें, नंबर 1। सेकंड, इकॉनमी पूरी दुनिया की जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हर बंदा घर में खाना खा रहा है और दस्तरख़्वान वैसे ही सज रहा है जैसे पहले सजता था, ठीक है? यानी कि प्रॉब्लम नहीं आई। अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया हुआ है, रिज़्क हमें अभी भी वैसे मिल रहा है। हाँ, हमारी जो ख्वाहिशात थी, उन पे एक पिंजरा आ गया है। तो ख्वाहिशात को थोड़ा-सा महदूद करें, आप इस प्रॉब्लम से निकल आएँगे। सिंपल, लाइक के कोविड के अंदर अगर आप अपनी ख्वाहिशात के जाल को जितना ज़्यादा बड़ा करते जाएँगे, आप उतने स्ट्रेस में जाते जाएँगे। ख्वाहिशात को जितना कम करेंगे, ज़िंदगी को जितना सिंपल करेंगे, इस प्रॉब्लम, इस स्ट्रेस के वर्ड से आप उतना दूर होते जाएँगे। ये स्ट्रेस फिर आपका पॉज़िटिव होना शुरू हो जाएगा। तो नेगेटिव स्ट्रेस की मेन वजह ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ लेके आते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल इसकी बड़ी आसानी से देता हूँ। एक रूम है जिसके अंदर चीज़ें आपने तरतीब से लगाई हुई हैं। मैं आके उसमें चीज़ें सारी बिखेर दूँ, ऊपर-नीचे कर दूँ और बाहर से आने वाले के लिए क्या फीलिंग आएगी, मेस अप की। सिमिलरली हमारी लाइफ़ में भी ऐसे ही है। हमने ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उलझनें पाल रखी हैं, जिसकी वजह से हम सही बात। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में चले जाते हैं। सिंपल करें, लाइफ़ को सिम्प्लिसिटी की तरफ लेके आएँ, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ज़रूरियात पे फ़ोकस रखें एज़ कम्पेयर ख्वाहिशात पे। ख्वाहिशें इंसान की मरने दम तक जो है वो कंप्लीट नहीं हो कम सकती। नहीं होती। ख्वाहिशों का जो जाल है वो इतना गहरा है कि वो आपको दलदल की तरह फँसाता जाता है। तो आप ख्वाहिशों से निकलें, ज़रूरियात अगर आपकी पूरी हो रही हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तो देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी हार्मनी आएगी, सुकून आएगा और आपको खुशी होगी और आप ये जो अभी कोविड से रिलेटेड स्ट्रेस कह रहे हैं, आप इससे बाहर आ जाएँगे 100%। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि हम लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इस वजह से हमको लगता है हमारे पास परेशानियाँ भी ज़्यादा हैं। लोग आपस में दे एनवी ईच अदर, उसके पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, उसका घर ऐसा, मेरा घर ऐसा। वाक़ई में आपने बहुत अच्छा ये बताया कि कोविड ने मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा भी दी। हम लोग बगैर यूज़लेस शॉपिंग किए भी रह सकते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाए बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं घर में, और मॉल्स में फिरे बगैर भी हम रह सकते हैं। So it is like actually I think COVID is actually a teacher itself. हमको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है।
फातिमा, यहाँ पे मैं ना कोविड से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछूंगा। फर्ज करें अकबर बादशाह अभी जिंदा हो जाए और वो देखे कि फातिमा मेहताब साहब के साथ लाइव सेशन कर रही है और पूरी दुनिया से देख रही है, तो अकबर बादशाह स्ट्रेस में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, वो तो परेशान हो जाएगा। देखें कि बादशाह आपकी मटेरियलिस्टिक चीजों को देख के स्ट्रेस में चला गया, तो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस एरा में हैं, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी अपनों से कनेक्ट हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू। तो वो भी दौर था जब ये सहूलियात नहीं थी, तो उस वक्त भी तो लोग जिंदगी गुजारते थे। तो जिंदगी की खूबसूरती आपकी परसेप्शन में है कि आप जिंदगी को देख कैसे रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव इंटेंशन में देखेंगे, सादा देखेंगे, तो आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। बिल्कुल। बस वी विल एंड अप हियर। थैंक यू अच्छा सो जी, मच। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि पीपल आर मोर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस। अच्छा देखिए, हर यस, आई कैन हियर यू। जी फातिमा, मुझे आपकी आवाज आपकी रुकी है लास्ट, आई गेस कि आपने। मैं आपसे, यू कैन आंसर द क्वेश्चन, लुबैना का आंसर आप प्लीज करिए। अच्छा देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा है ना कि अपनों को खोने का डर, तो मेरी एक दफा किसी के साथ बहस हो रही, उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन किए, उन्होंने कहा कि फर्स्ट लव नहीं भूलता, तो मैंने कहा कोई भी प्यार नहीं भूलता, हर वो चीज जिसके साथ हमारी एसोसिएशन होती है वो हमें भूलती नहीं है, हमारे माइंड पे उसका इमेज रह जाता है, और जो चीजें रेगुलर हमारे साथ इंटरेक्ट कर रही होती है उनका इमेज प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इंसान का माइंड, इंसान की फिजियोलॉजी ऐसी बनाई है कि वो चीज़ों को भूल जाता है। अगर वो भूले ना तो छोटे-छोटे गम लेके वो ज़िंदगी ना गुजार सके, उसकी ज़िंदगी स्ट्रेसफुल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया कि हमारे प्यारे भी जब जाते हैं तो स्टार्ट में हम लोग गम में होते हैं, बट आस्ता-आस्ता हमारी लाइफ नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। तो ये नेचुरल है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। हाँ, अगर इसकी वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे हैं तो फिर आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है, फिर नॉर्मल नहीं है चीज़ें। बिल्कुल। और ये वाकई में अगर जाने वालों की भी इमेज हमारे सामने रहे, जैसे अगर कोई इस तरह के हम दफनाए नहीं अगर लोगों को, ये बहुत बेहतरीन अमल है मेरे ख्याल से अल्लाह ताला का, जो ये दफना दिया जाता है और आगे सिर्फ खाक रह जाती है, कोई निशानी नहीं होती, तो हमको इंसान को भूलने में बहुत आसानी होती है। ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस ने भी बहुत इंजॉय किया और काफ़ी सारे सवाल आए और मैंने पूछे भी। Thank you so much, and it was an honor to have you on board. थैंक यू वेरी मच फातिमा, अपना ख्याल रखें, मुस्कुराती रहें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। Inshallah. Thank you so much. Thank you so much everyone for watching us, और स्किल आपके लिए ऐसे ही और बहुत से अच्छे सेशंस लेकर आता रहेगा, बहुत से इसी तरह बेहतरीन गेस्ट लेकर आते रहेंगे हम। Keep watching Skill. Thank you so much. Allah Hafiz.